हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम फिट एंड फाइन होंगे और आपकी एजुकेशन तो बिल्कुल शताब्दी एक्सप्रेस की तरह एकदम निरंतर रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों ये वर्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, कहाँ से इसका निकला, क्या इसका मीनिंग होता है, इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है और साइकोलॉजी के क्या क्या स्कोप्स होते हैं और किस किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन है या फिर ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी क्या है कि द वर्ड साइकोलॉजी इज ओरिजिनली ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना। पहला है साइकी, दूसरा लोगोस। साइकी मतलब दोस्तों सोल, आत्मा, और लोगोस मतलब स्टडी, कि हम किसी की अंतरात्मा की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, साइकोलॉजी। सो ओरिजिनली साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोल और साइंस ऑफ द सोल, कि मतलब कि किसी की अंतरात्मा की स्टडी या साइंस की आत्मा की स्टडी को हम बोल देते हैं साइकोलॉजी। साइंस की अंतरात्मा से मतलब है कि दोस्तों किस तरीके से किसी ह्यूमन का बिहेवियर या किसी एनिमल का बिहेवियर, किसी भी चीज़ का बिहेवियर किसी स्टिमुलाई की तरफ किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम बोल देते हैं साइंस ऑफ सोल। अब दोस्तों, इसका एक हिंदी मीनिंग देख लेते हैं कि जो मैंने इंग्लिश में टाइप किया हुआ है उसमें हिंदी में क्या है। तो मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा साइकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा की साइकी और लोगस शब्द से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या फिर विचार विमर्श करना। और ग्रीस नामक देश के में दार्शनिकों ने इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। इसी शाब्दिक अर्थ के कारण मनोविज्ञान को आत्मा का ज्ञान माना गया है। अब मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द सोल, जैसे मैंने पीछे बताया था दो चीज़ें कि साइकोलॉजी या तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ द सोल या फिर साइकोलॉजी साइंस ऑफ द सोल भी बोल सकते हैं। तो द अर्लीस्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी वॉज द साइंस ऑफ सोल। फिलोसफर्स लाइक प्लूटो, अरिस्टोटल एंड Descartes interpreted psychology according to this concept. Soul has been neither measured nor has been seen anyone, so this meaning of psychology was rejected. तो दोस्तों, साइकोलॉजी का जो है सभी ने अपने अपने तरीके से मतलब निकाला। तो इसी में मतलब कि जो प्लूटो हुए या अरिस्टोटल हुए, उन्होंने कहा कि जो साइंस है मतलब साइकोलॉजी जो है वो एज द साइंस ऑफ द सोल है। अब हमें पता है कि जो हमारी जो सोल है उसको ना तो हम मेज़र कर सकते हैं ना उसको हम देख सकते हैं, तो इसी वजह से इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया, डिनाई कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद दूसरा आता है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। The philosopher in the Middle Ages considered psychology as the science of mind, but they could not find the location of the mind. Hence, psychology as the science of mind could not progress. तो फिर इसके बाद जब आत्मा वाला जो टॉपिक था वो रिजेक्ट कर दिया गया, तो मिडिल एजेस में जो हमारे फिलोसफर्स थे उन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड बोला। लेकिन अब वो जो है माइंड की लोकेशन नहीं देख पाए कि भाई माइंड एक्चुअल में होता कहाँ पर है। तो इस वजह से जो साइकोलॉजी ऑफ द साइंस ऑफ द माइंड ये क्या है, ये ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया। इसके बाद फिर अगला जो इसका डेफिनेशन आया वो इस तरीके से आया, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इन द 19th century some psychologists like William James, Wilhelm Wundt and other consider psychology as a science of consciousness. By consciousness, the psychologist means awareness and wakefulness. A great, a great philosophist Freud objected to this meaning of psychology. उन्होंने मतलब इस जो बोला कि भाई साइकोलॉजी जो है वो क्या है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। इसके लिए ग्रेट जो साइकोलॉजिस्ट थे फ्रॉइड, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट उठाए इस मीनिंग के ऊपर, और उन्होंने कहा that man is only 10% conscious of his activities, mostly he is unconscious, so psychologically cannot be given the meaning of science of consciousness, hence this meaning was also रिजेक्टेड। तो जो फ्रूड थे उन्होंने कहा कि भाई जो ह्यूमन बींग्स है या मैन जो है वो क्या करते हैं, 10% तो कॉन्शियस होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं उसका होश होता है उनको, लेकिन 90% वो कैसे होते हैं, अनकॉन्शियस रहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी का ये मीनिंग नहीं हो सकता कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इस वजह से इसको भी क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों एक नया टॉपिक आया, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो मतलब कि साइकोलॉजी को हमने ऐसे माना कि किसी भी
ह्यूमन बीइंग या किसी भी एनिमल की जो बिहेवियर की स्टडी है उसको हमने मान लिया अब की बार साइकोलॉजी। तो उसके अकॉर्डिंग इट इज़ द लेटेस्ट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी टेल्स अस अबाउट आवर बिहेवियर। जो साइकोलॉजी है वो हमें एक तो हमारे बिहेवियर के बारे में बताती है, जैसा कि इसमें डेफिनेशन में ही पता पड़ रहा है ऊपर हेडिंग में कि साइंस ऑफ बिहेवियर। दूसरा, बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज दैट मैन डज। इट इंक्लूड्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल बिहेवियर। अब इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर का आपको पता ही है कि इंटरनल की बात करें तो जो हमारे इंटरनली जैसा फिजियोलॉजिकली कि जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह इस तरीके के जितने भी बिहेवियर है, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं के अंदर चीज़ें चल रही हों उस तरीके के बिहेवियर। एक्सटर्नली जैसे कि हम अगर कहीं पे बैठे हैं, नर्वस होते हैं, तो कोई तो अपने मतलब इधर उधर देखने लगता है, कोई क्या करता है हाथों से मतलब हाथों से खेलने लगता है, उंगलियों को नाखून चबाने लगता है। तो वो सारा बिहेवियर किस में आते हैं? हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर में। उसके बाद कॉन्शियस एज वेल एज अनकॉन्शियस बिहेवियर। होश वाले और जो होश में ना हो वो वाले भी बिहेवियर किस में आते हैं? हमारे एज अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी फिजियोलॉजिस्ट थे वो इस मीनिंग पर एग्री हो गए, मतलब कि उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो स्टडी ऑफ बिहेवियर हो सकती है। अब जो दोस्तों बिहेवियर है उसको हमने क्लासिफाई कर दिया 3 कैटेगरीज में। पहला हो गया कॉग्निटिव बिहेवियर, दूसरा हो गया अफेक्टिव बिहेवियर, तीसरा हो गया कॉग्निटिव बिहेवियर। अब दोस्तों कॉग्निटिव बिहेवियर की बात करूं तो वेयर इट इज डोमिनेंटली नोइंग और थिंकिंग, एग्जांपल सॉल्विंग क्वेश्चन। कि कॉग्निटिव बिहेवियर का मतलब हो गया जहां पे हम डोमिनेंटली पता हो हमें और वहां पर हम सोच सकते हो, जैसे कि हम अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उस तरीके का बिहेवियर कैसा हो गया? कॉग्निटिव बिहेवियर। क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत उसका स्टार्टिंग पॉइंट से पता होता है, मतलब हम एज अ डोमिनेंटिव काम करते हैं वहां पे। अफेक्टिव बिहेवियर की बात करूं तो वेयर द डोमिनेंस इज ऑफ फीलिंग, जहां पर मतलब डोमिनेंस जो होगी किसकी? भाई कॉग्निटिव में तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थिंकिंग की या फिर माइंड की डोमिनेंसी हो गई, लेकिन अफेक्टिव बिहेवियर में क्या होती है? डोमिनेंसी ऑफ फीलिंग, जैसे कि इमोशनल एक्सपीरियंसेस सच एज एंगर, फियर या जेलसी। इस तरीके के जितने भी आते हैं जो मतलब कि हमारे फीलिंग से रिलेटेड जो होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अफेक्टिव बिहेवियर। तो अफेक्टिव बिहेवियर जो है वो कैसा होता है? जिसमें डोमिनेंस किसकी हो? डोमिनेंसी किसकी हो? फीलिंग्स की। जैसे कि जो इमोशनल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे गुस्सा हुआ, डर हुआ किसी चीज़ का, जेलसी हुई, जलन हुई किसी चीज़ की, तो ये सारे जो बिहेवियर आते हैं वो आते हैं हमारे अफेक्टिव बिहेवियर्स में। इसके बाद बात करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर्स। तो कॉग्निटिव बिहेवियर्स जो होते हैं हमारे दोस्तों वो बिहेवियर जिसमें हमारा डोमिनेंसी किसकी हो? मोटर एक्टिविटीज़ की। जैसे कि हम साइकिलिंग कर रहे हो, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग क्रिकेट वगैरह, मतलब साइकिलिंग हुआ, प्लेइंग हुआ, वॉकिंग हुआ या रनिंग हुआ, ये सारे बिहेवियर किस में आते हैं? हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर्स में। तो दोस्तों आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जैसे हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि साइकोलॉजी होता क्या है। तो साइकोलॉजी हमारा 2 वर्ड से ड्राइव था, साइकी और लोगस। साइकी मतलब सोल एंड लोगस मतलब स्टडी। उसके बाद हमने अलग अलग तरीके से जो हमारे फिलोसोफर्स थे उन्होंने जो डेफिनेशंस दी थी साइकोलॉजी का, मतलब अपना अपना जो मीनिंग निकाला था उसके बारे में पढ़ा। हमारा निकाला कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस। फिर उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड, फिर वो भी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा नया आया था कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई बिहेवियर जो हमारे 3 तरीके के होते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर और हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर। अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम डेफिनेशन देखते हैं साइकोलॉजी की क्या हो सकती है। तो डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी की वो अलग अलग फिलोसोफर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग थी। तो हियर आर सम ऑफ द फ्यू एंड जनरल डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। पहली बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ। द साइकोलॉजी डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन ऑफ हिज एनवायरनमेंट। कि साइकोलॉजी जो है वो क्या होता है, मतलब डील करती है वो जो है किससे, कि जो हमारा किसी भी इंडिविजुअल, वो एनिमल भी हो सकता है, मतलब वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी एक्टिविटी किसके साथ, कि जिस एनवायरनमेंट में वो या जिस एटमॉस्फेयर में वो लाइव कर रहा हो। फिर बात करते हैं स्किनर। तो स्किनर ने बोला कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस होती है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे छोटा बच्चा है उसको नहीं पता होता कि भाई जो आग से हाथ जल जाता है या कुछ, लेकिन जब एक बार उसका हाथ में एक बार भी उसमें मतलब हीट वो एक्सपीरियंस कर ले तो उसका बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, फिर वो आग से दूर रहता है।
तो इसी तरीके से बच्चा जैसे चलने वगैरह का है तो वो सब क्या है, एक्सपीरियंस से ही होता है कि भाई कहीं पे जा रहे हैं, अगर कहीं पे हम गलत चीज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ बिहेवियर, उसका मतलब एक्सपीरियंस होगा तो उसका बिहेवियर फिर हमारा उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। मूनस की बात करें तो साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर, कि जो साइकोलॉजी है वो क्या होती है, अब जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बिहेवियर पर डिपेंड करती है। क्रो एंड क्रो का मतलब, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप, कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी है किस किस की, ह्यूमन बिहेवियर की और ह्यूमन रिलेशनशिप की, कि ह्यूमन किसी चीज़ को देख करके, किसी स्टिमुलाई को देख करके किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से ह्यूमन आपस में रिलेशन शो करते हैं। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू J.S. रॉस के अनुसार पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परंतु यह परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि हम इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते कि आत्मा क्या है। ये कहा था हमारा J.S. रॉस ने कि साइकोलॉजी लिटरली मीन्स द साइंस ऑफ द सोल, बट दिस डेफिनेशन सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीम वॉगनेस और एज वी कैन नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द क्वेश्चन विद द व्हाट इज सोल। तो J.S. रॉस ने कहा कि भाई पहले मनोविज्ञान को आत्मा से जोड़ा जाता था, लेकिन हमें नहीं पता भाई आत्मा एक्चुअल में होती क्या है, तो उन्होंने ये कहा साइकोलॉजी के लिए। फिर J.B. वॉटसन की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसका व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सके। मतलब उन्होंने कहा कि इट इज़ पॉसिबल टू राइट अ साइकोलॉजी विच कैन डिफाइन इट एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, कि साइंस ऑफ बिहेवियर की तरह, मतलब कि इन्होंने बिहेवियरल साइकोलॉजी के ऊपर अपनी जो डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी की। अब दोस्तों ये कुछ साइकोलॉजी की हिंदी में परिभाषाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी वाले भी होते हैं तो वो भी देखते हैं। तो पहली जो परिभाषा वॉटसन की, जैसा अभी बताया था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। मॉकड्यूल की बात करें तो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसके बाद क्रो एंड क्रो के बात करें तो मनोविज्ञान जो है वो क्या है, मानव व्यवहार तथा मानव संबंधों का अध्ययन। बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन होता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार तथा अनुभव का विज्ञान है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। गैरिसन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है। गार्डिफ मर्फी के अनुसार मनोविज्ञान का जो अर्थ है, जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन करता है, उसी को हमने मनोविज्ञान कह दिया। अब बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो साइकोलॉजी स्टडीज द मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस आर द एक्टिविटीज लार्जली टेकिंग प्लेस इन द ब्रेन, कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है मेंटल प्रोसेस को, और मेंटल प्रोसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं, ब्रेन के अंदर होती हैं। उसके बाद हाउएवर दे कैन नॉट बी कंसिडर एज प्योरली साइकोलॉजिकल और बॉडीली एक्टिविटीज़, कि ये जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनको हम साइकोलॉजिकल या बॉडीली एक्टिविटीज़ में कंसिडर नहीं करते हैं। दे आर रिलेटेड टू नॉट ओनली द मेंटल रिप्रेजेंटेशन एंड नेचुरल न्यूरल एक्टिविटीज़ taking place in the brain but are significantly linked with the objects, events and activities existing in the outer world। तो उन्होंने मतलब साइकोलॉजी का मतलब केवल मेंटल प्रोसेस से नहीं होता, उनका मतलब क्या है कि ये मेंटल प्रोसेस तो रिप्रेजेंट करती ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी न्यूरल एक्टिविटीज़ हैं, जो हम सिग्निफिकेंटली किसी ऑब्जेक्ट या इवेंट्स या एक्टिविटीज़ जो हमारे आउटर वर्ल्ड में हो रही हैं, उनकी भी जो बिहेवियर है उसको भी हम साइकोलॉजी की तरह कंसिडर करते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट अटेंड्स टू ऑल फॉर्म ऑफ बिहेवियर। द बिहेवियर में बी ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग ड्यूरेशन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, वर्बल और मोटर, ओवर्ट और कोवर्ट, कि जो साइकोलॉजी जो है वो डील करती है ह्यूमन बिहेवियर से या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बिहेवियर से। अब वो बिहेवियर कैसा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है, मोटर भी हो सकता है, ओवर्ट भी हो सकता है और कोवर्ट भी हो सकता है। Psychologists are interested in the study of experiences of people. Psychologists study personal experience such as dream, sleep or condition in which consciousness is alerted or any experience with one has in everyday life। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एक्सपीरियंस की पीपल का। वो कैसे हो सकता है, वो एक्सपीरियंस उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे कि सपनों का, सोने का,
और कंडीशन जैसे कॉन्शियसनेस हो और एकदम से वो अलर्ट मोड में आ जाए जो उसके एवरीडे लाइफ में होता हो। तो इस चीज़ की स्टडी कौन करते हैं? हमारे साइकोलॉजिस्ट करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स इन देयर स्टडीज। अब वो साइक्लिक मेथड कैसे हो सकते हैं? वो मतलब किस लिए हो सकते हैं कि एक तो मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए और उनके बिहेवियर्स की स्टडी के लिए। अब दोस्तों जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति है वो दार्शनिक शास्त्र के अंग के रूप में हुई। कालांतर में मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन हो गए जो इस तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे आत्मा का विज्ञान अरस्तु हुआ, प्लूटो हुआ और अरिस्टोटल हुए और डेकार्ट हुए। ये सब जो हैं यूनानी दार्शनिक ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना, किंतु आत्मा की प्रकृति का अस्पष्ट के कारण 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का यह अर्थ अस्वीकृत कर दिया गया। तो दोस्तों जिसने इसको मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान माना, उनके लिए एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि कैसे तो आत्मा से आप यूं अड़े, तो ये एक ट्रिक हो गई। आ से हो गया हमारा अरस्तु, पी से हो गया प्लूटो, यू से हो गया यूनानी दार्शनिक थे सभी, और ए से हो गया अरिस्टोटल दार्शनिक, और डे से हो गया डेक्रेट, ये भी दार्शनिक था। अब मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में जो मैंने बोला था कि साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ मस्तिष्क का विज्ञान, साइकोलॉजी एज द मस्तिष्क का विज्ञान, साइकोलॉजी एज द सोल ऑफ माइंड। तो 17वीं शताब्दी में दार्शनिक ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पंपोनांजी के अलावा लॉक और बर्कली भी प्रमुख दार्शनिक थे। मस्तिष्क का विज्ञान, साइकोलॉजी एज सोल ऑफ माइंड। तो 17वीं शताब्दी में दार्शनिक ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पंपोनांजी के अलावा लॉक और बार्कली भी प्रमुख हैं। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति व स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, अतः यह परिभाषा भी क्या हो गई हमारी? मान्य नहीं रही। अब इसके लिए अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो इसमें जो ट्रिक लगेगी दोस्तों वो लगेगी पलक की बाईं मस्तिष्क। अब इसके लिए जो ट्रिक लगेगी मस्तिष्क का विज्ञान, उसके लिए है पलक की बाईं मस्ती में। तो पै से पंपोन्जी हो गया, ले से लॉक की मतलब साइलेंट रहेगा इसमें, बा से बार्कली। इटली यह इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। मस्ती, इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान की मस्तिष्क का विज्ञान माना। इसके बाद बात करते हैं चेतना का विज्ञान, मतलब कि साइकोलॉजी एज सोल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान विलियम वुंट, विलियम जेम्स वॉइस और जेम्स सिल्ली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि विज्ञान मनुष्य की चेतना क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतना मन का ही नहीं बल्कि अचेतना, अवचेतना आदि प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का यह अर्थ सीमित होने के कारण सर्वमान्य न हो सका। मैकडूली ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी आलोचना की है। अब इसके लिए ट्रिक है दोस्तों याद करने के लिए कि चेतना को विलियम ने सजवाई। तो चेतना, इन सभी दार्शनिकों ने मनोवैज्ञानिक को चेतना का विज्ञान माना। विलियम वुंट हुआ और से सिल्ली अर्थात जेम्स से सिल्ली, जैसे जेम्स, ये सभी क्या थे? हमारे दार्शनिक थे जिन्होंने क्या माना था? चेतना का विज्ञान माना था। किसको? मनोविज्ञान को। इसके बाद बात आती है व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान अर्थ सर्वाधिक मान्य रहा। इसके लिए हम ट्रिक लगा सकते हैं शिवम व्यवहार में वुड के जैसा, कि शिवम जो है वो व्यवहार में कैसा है? लकड़ी के जैसा है। अब इसमें सा से स्किनर हो गया, वा से जो है हमारा वॉटसन हो गया, माँ से हमारा क्या हो गया? माँ से हो गया हमारा मन। और व्यवहार, इन सभी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना, जो जितने भी ये दार्शनिक थे। तो जो व्यवहार को का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख दार्शनिक थे उसमें वॉटसन, इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक और मैकडूगल आदि मनोविज्ञान भी शामिल थे। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर 1879 में प्रथम
तो विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग स्थान पर 1879 ईस्वी में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज मनोविज्ञान व्यवहार के विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये कहना था हमारे वुड्सवर्थ का। अब बात करते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी। इट इज एक्सेप्टेड रियलिटी दैट द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज क्वाइट साइंटिफिक। दिस फैक्ट हैज बीन प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड by the eminent physiologist and thinkers as may be entreated. This fact has properly recognized by the eminent psychologists and thinkers as may be inferred out of the definition of psychology in terms of scientific study or science of behavior. अब जो साइकोलॉजी का नेचर है वो कैसे कैसे हो सकता है दोस्तों, पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव साइंस हो गया, कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हो गया, साइकोलॉजिकल फिजिकल हो गया, साइकोफिजिकल, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हो गया, साइकोलॉजी स्टडी एज वेल एज एनिमल। तो मैंने जैसे पहले ही कहा था दोस्तों कि ये लिविंग बींग्स जो भी हो, वो एनिमल हो या ह्यूमन बींग हो, सबकी साइकोलॉजी की स्टडी करता है। थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल भी होता है, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद अगला पॉइंट है हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट्स। साइकोलॉजी प्रोसेस वेल ऑर्गेनाइज्ड थ्योरी दैट इज सपोर्टेड बाय रिलेवेंट साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। इट हैज़ its applied aspects in the form of various branches. Applied psychology like industrial, legal, clinical and एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जो हमारी जितने भी ये एस्पेक्ट्स है, मतलब साइकोलॉजी जो है वो कैसे रख सकते हैं हम उसको, किस तरीके से, इसकी बहुत सी ब्रांच हो सकती है, जैसे इंडस्ट्रियल, लीगल, क्लिनिकल, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट बिलीव्स दैट बिहेवियर हैज़ इट्स रूट्स, फैक्टर्स ऑफ इट्स कॉज एंड इन्फ्लुएंस। तो ये इसमें साइकोलॉजी में माना जाता है जो बिहेवियर है उसकी एक तो जड़ होती है, मतलब कि कहाँ से वो शुरुआत हुई है, क्या किस रीज़न से इस तरीके का बिहेवियर स्टार्ट हुआ है। फैक्टर्स होते हैं जो कि इसको कॉज कराते हैं। दूसरा है कि इन्फ्लुएंस होता है किसी चीज़ों से, जैसे कि भाई हमने सामने सांप देख लिया तो उसको देख करके किस तरीके का बिहेवियर है, सामने हमने किसी सुपरस्टार को देख लिया तो उसको देख करके क्या बिहेवियर है। तो उसी तरीके से हमारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो शो होते हैं। फिर दोस्तों इट एम्फेसाइजेज द सर्च ऑफ ट्रूथ बाय एडवोकेटिंग ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन द असेसमेंट ऑफ बिहेवियर। ये एम्फेसाइज करता है सर्च ऑफ ट्रूथ बाय एडवोकेटिंग ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इन द असेसमेंट ऑफ बिहेवियर। तो दोस्तों जितने भी ये मेथड्स है ये क्या है, हमारे स्टडी ऑफ द बिहेवियर इन साइकोलॉजी, ये कैसे हमारे साइंटिफिक। तो द मेथड्स and techniques employed in the study of behavior in psychology are quite scientific. अब दोस्तों हमने जो है डेफिनेशन पढ़ ली साइकोलॉजी की क्या होती है, उसका नेचर देख लिया, उसके जो हमने अलग अलग मतलब किस तरीके से वो ओरिजिनेट हुआ वो देख लिया। अब देखते हैं हम ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी की, किस कौन कौन सी ब्रांचेज होती हैं साइकोलॉजी की। तो दोस्तों जो साइकोलॉजी की ब्रांचेज है वो मेनली दो तरीके की होती हैं। एक हो गई हमारी प्योर साइकोलॉजी, दूसरी हो गई हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी। तो प्योर साइकोलॉजी में जो हमारे ब्रांचेज होती है, मतलब सब ब्रांचेज जो है वो क्या है, जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी। वहीं अगर अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड के अंदर होती है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, लीगल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो एक तरीके से मतलब कि जो हमारा जो मास जो मतलब कि एक तरीके से जो लार्ज क्वांटिटी में अगर हम साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं वो हमारी अप्लाइड के अंदर आती है। जो प्योर साइकोलॉजी होती है वो हमारी जो जनरल साइकोलॉजी या एबनॉर्मल साइकोलॉजी उसके अकॉर्डिंग यूज़ होती है। इसके बाद दोस्तों दो साइकोलॉजी और है हमारी। प्योर के अंदर हो गई हमारी कैसी, जियो साइकोलॉजी, जबकि जो अप्लाइड है उसके अंदर हो गई हमारी क्रिमिनल साइकोलॉजी। अब देखते हैं दोस्तों स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। वेल साइकोलॉजी इज चीफली कंसर्न्ड विद ह्यूमन बिहेवियर, एनीथिंग दैट हैज़ द डायरेक्ट बियरिंग ऑफ द बिहेवियर of an individual can be included in the scope of psychology. The scope of psychology includes इट्स फील्ड ऑफ स्टडी।
तो जो दोस्तों हमें साइकोलॉजी जो है वो चीफली जो कंसर्न होती है ह्यूमन बिहेवियर से कंसर्न की जाती है। अब ये जो साइकोलॉजी है ये हमारी जो है नॉर्मली हमारा स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो है कुछ फील्ड्स हैं जिसकी हम बात करते हैं, वो फील्ड्स ये हैं दोस्तों। We can study the scope of psychology from the various field और areas discussed below। कि हम जो स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी की वो अलग अलग फील्ड अलग अलग एरियाज में करते हैं। और वो कौन कौन से एरियाज हैं? पहला हो गया कॉग्निशन, दूसरा पर्सनालिटी, क्रॉस कल्चर और कल्चरल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, abnormal साइकोलॉजी, क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी, एजुकेशन और लर्निंग प्रोसेस, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और बहुत से और भी अदर फील्ड है जिनके बारे में हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? दिस ब्रांच एम्स एट अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल कॉजेज ऑफ बिहेवियर। जो ये हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है ये मेनली किससे पहले सबसे पहले क्या देखती है? फंडामेंटल जो कॉजेज होते हैं, मतलब नॉर्मली क्या कॉज है, किस वजह से ये बिहेवियरल चेंज जो होते हैं। अब इसके अंदर जो हम मेनली जो स्टडी करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसेस की, जैसे हमारे सेंसेशन हुआ, परसेप्शन हुआ, लर्निंग हुआ, मेमोरी हुआ, कॉग्निशन हुआ, मोशन हुआ, इमोशन हुआ, मोटिवेशन हुआ। स्टडी बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस सच एज सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, मोटिवेशन एंड इमोशन। कि जो हमारी साइकोलॉजी की स्टडी जो है वो मेनली हमारी कैसी होती है? सेंसेशनल, परसेप्शनल, लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, मोटिवेशन और इमोशनल स्टडीज़ को हम किसके अंदर रखते हैं? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कि भाई किसी चीज़ को हमने रखा, उसके सामने वो किस तरीके से मतलब कि इमोटिवेट होता है, मोटिवेट होता है, या हमारा इमोशन किस तरीके के होते हैं उसके लिए। तो वर्क मोस्टली इन द लेबोरेटरी एंड मे यूज एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बींग्स इन देयर रिसर्च। Study how people learn everything from simple tasks such as sitting upright to more complex things such as emotion और language। तो इसके अंदर जो है हमें ये देखना होता है इसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में कि ह्यूमन बींग्स को अगर नए टास्क दिए जाएं तो वो उस टास्क को किस तरीके से सीख सकता है या किस तरीके से उसको कर सकता है। जैसे कि अगर हम बोलने लगे कि भाई उल्टा होकर के बैठना है तो वो ज़्यादा मोर कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियरल कैसे चेंज होता है, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं हमारी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द कनेक्शन बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड बिहेवियर। तो जो वो साइकोलॉजी जिसमें हमारा जो मतलब कि जो स्टडी होती है कनेक्शन की किस किस के बीच में? हमारे नर्वस सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम की और बिहेवियर की। तो इन सब के बीच की जो स्टडी है, मतलब कि जैसे हमारा नर्वस सिस्टम किस तरीके से मैसेज क्रिएट कर रहा है एंडोक्राइन सिस्टम को। अब वो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसा हमारा जो इंसुलिन हुआ वो रिलीज हुआ। ये सारी चीज़ें किससे होती है? हमारी एंडोक्राइन सिस्टम से। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या करता है? हमारा हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। और इसके अंदर क्या होती है? हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पिट्यूटरी हो गया और हमारा एड्रेनलिन वगैरह, इस तरीके की जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है। तो इसमें कहने का ये है कि जब नर्वस सिस्टम हमारा मैसेज क्रिएट करता है वो किस तरीके से मैसेज को क्रिएट कर रहा है, वो सारी स्टडीज़ को हम किसके अंदर रखते हैं? हमारे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। concerns itself with the study of human behavior in all aspects of growth and development, also known as genetic psychology, involves the development of an individual in terms of stage। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंदर हमारी वो स्टडी आती है जो हमारी नीचे मतलब कि गेस्टेशनल एज की अगर मैं एग्जांपल देने लगूँ, जैसे कि अगर कोई फीटस ऑफस्प्रिंग क्रिएट हो रहा है इन द वॉम्ब ऑफ मदर, कि जो माँ के गर्भ में जो बच्चा जो क्रिएट होता है, इस तरीके की साइकोलॉजी की भाई उसका मतलब हर मंथ या हर डे टू डे किस तरीके के उसके चेंजेस आ रहे हैं उस वॉम्ब के अंदर, फीटस के अंदर, वो उस तरीके की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या जेनेटिक साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपैरेटिव साइकोलॉजी बिकॉज इट कंपेयर्स ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एनिमल साइकोलॉजी। तो एनिमल साइकोलॉजी को हम कंपैरेटिव साइकोलॉजी भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपेयर करता है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी को और एनिमल साइकोलॉजी को। अब एनिमल साइकोलॉजी इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर एज वेल एज बिकॉज देयर इज नो एब्सोल्यूट गल्फ बिटवीन टू। तो जो एनिमल साइकोलॉजी है वो क्या है? हमारी यूजफुल होती है
अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन बिहेवियर को भी, क्योंकि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट गल्फ बिटवीन टू, क्योंकि इन दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ए फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट डील्स विद लर्निंग, मोटिवेशन एंड अदर सब्जेक्ट्स in the actual educational process together with the practical application of psychological principle to education। एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब कि एज अ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट डील्स विद लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब है कि वो लर्निंग और मोटिवेशन में किस तरीके से, जैसे कि एक छोटा बच्चा है वो किस तरीके से मतलब आगे डेवलपमेंट होने के बाद वो किस तरीके से चीज़ों को सीख रहा है, मतलब जैसे बोलने का हो गया या फिर कुछ करने का हो गया, चलने का हो गया, फिरने का हो गया, खेलने का हो गया। तो इस तरीके की जो मतलब लर्निंग और मोटिवेशन की जो साइकोलॉजी होती है उसको हम बोल देते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात करें तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड द एटियोलॉजी और कॉज ऑफ पर्सनल डिफेक्ट और ह्यूमन बिहेवियर विच डेविएट्स द एवरेज रिएक्शन हैंस एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी मतलब कि जो वो स्टडी ऑफ ह्यूमन की एटोलॉजी की या कॉज की कि जिस वजह से मतलब उसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती हैं। अब वो एबनॉर्मलिटीज़ बिहेवियर में भी क्रिएट हो सकती हैं, बॉडी ऑर्गन में भी क्रिएट हो सकती हैं और फिजियोलॉजी में भी क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि किसी बच्चे के अंदर मतलब बाय बर्थ डायबिटीज़ का होना या कोई बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सारी साइकोलॉजी जो है जो एबनॉर्मलिटी जो क्रिएट होती है उसका जो बिहेवियर की स्टडी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसको हम बोल देते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब बात करते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। तो मिलिट्री से जैसे दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों मिलिट्री साइकोलॉजी। तो जैसे कि मिलिट्री से ही पता लग रहा होगा युद्ध वगैरह की, तो वो साइकोलॉजी जो डील करती है वॉर एंड अदर एलाइड प्रॉब्लम्स, कि जो वॉर जैसी स्थिति या युद्ध जैसी स्थिति होने पर जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर का, उसको हम बोल देते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। फिर है सोशल साइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन देयर रिलेशनशिप विद अदर। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर कि ग्रुप के अंदर जब ह्यूमन बींग्स होते हैं एक साथ ग्रुप में रखा जाए, उनका बिहेवियर देखा जाए कि भाई अगर एक ग्रुप को रख लिया, वो उनको भूखा रख दिया, तो वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे या किस तरीके से रिलेशन क्रिएट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं सोशल साइकोलॉजी के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रांचेस एंड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ब्रांचेस और फील्ड किस तरीके से हो सकती है, जैसे नॉर्मल एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ह्यूमन एनिमल साइकोलॉजी। अब ह्यूमन एनिमल में भी क्या होती है, ह्यूमन में जैसे इन्फेंट हुआ, चाइल्ड हुआ, एडोलसेंट हुआ या एडल्ट हुआ, इन सब में किस किस तरीके से उनकी साइकोलॉजी में उनके सोच विचार में चेंजेस आते हैं। कि बच्चा है तो कुछ बिहेवियर होगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका बिहेवियर कुछ होगा, जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है फिर उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। इसके बाद है इंडिविजुअल या सोशल साइकोलॉजी। फिर प्योर या अप्लाइड साइकोलॉजी। अब प्योर या अप्लाइड में क्या कहते हैं हमारे, जैसे अप्लाइड की बात करो इंडस्ट्रियल हुआ, क्रिमिनल हुआ, मिलिट्री हुआ, क्लिनिकल हुआ। अदर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो दोस्तों अदर ब्रांचेस में हमारा क्या आ जाता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी हो गया या पैरासाइकोलॉजी। अब बात करते हैं फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। तो जनरल अगर मैं बात करूं तो जनरली जो साइकोलॉजी के जो 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं जनरली, कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या फिर पैरासाइकोलॉजी। स्पेसिफिक तरीके से बात करें तो एनिमल साइकोलॉजी हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, एडोलसेंट साइकोलॉजी हो गया, एडल्ट हो गया, डिफरेंशियल हो गया, सोशल हो गया और एबनॉर्मल हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं प्रोफेशनली तो क्लिनिकल हो गया। भाई एक क्लिनिकल क्या हो गया हमारा, एक प्रोफेशन ही तो, एजुकेशनल हो गया, मैनेजरियल हो गया, क्रिमिनल हो गया, मिलिट्री हो गया और इंडस्ट्रियल हो गया। ये सब आते हैं हमारे प्रोफेशनल साइकोलॉजी में। तो जो फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी है उसको मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में, जनरल, स्पेसिफिक और पर्सनल। जनरल की बात करें एक्सपेरिमेंटल, फिजियोलॉजिकल या पैरासाइकोलॉजी। स्पेसिफिक की बात करें एनिमल, चाइल्ड, एडल्ट, सोशल, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। प्रोफेशनल की बात करें तो क्लिनिकल, एजुकेशनल एक्सेट्रा। अब दोस्तों हमने साइकोलॉजी को तो अच्छे से समझ लिया है, अब बात करते हैं एजुकेशन की और फिर इसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की। तो डेफिनेशन जो है एजुकेशन की वो क्या क्या हो सकती है हमारी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज गिवन बाय प्रोमिनेंट इंडियन एजुकेशनलिस्ट आर एज फॉलोज। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ऋग्वेद के अनुसार एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। कि ऋग्वेद के अनुसार जो एजुकेशन है वो क्या होती है हमारी, कि वो क्या करती है, एक इंसान को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाती है और सेल्फलेस बनाती है। उपनिषद के अनुसार जो एजुकेशन है वो इज द
फॉर लिबरेशन, कि एजुकेशन किसके लिए है, लिबरेशन के लिए। भागवत गीता के अनुसार नथिंग इज मोर प्योरीफाइंग ऑन अर्थ देन विजडम, कि भागवत गीता के अनुसार एजुकेशन इज नथिंग इज मोर प्योरीफाइंग ऑफ अर्थ देन विजडम। अब शंकराचार्य जी की बात करें तो शंकराचार्य जी के अनुसार एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, एजुकेशन जो है रियलाइजेशन है सेल्फ। अब दोस्तों एजुकेशन के बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और उसमें से आप देख सकते हैं पूरा एजुकेशन के बारे में। इसी तरीके से कौटिल्य के अनुसार एजुकेशन मीनिंग ट्रेनिंग ऑफ द स्टडी एंड लव ऑफ द नेशन। ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों उसमें अच्छे तरीके से समझाई हैं कि विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। गांधी जी के अनुसार बाई एजुकेशन आई मील ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड द मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेचर ऑफ एजुकेशन। एज is the meaning of education, so its nature it is very complex. Let's now discuss the nature of education, किस तरीके से एजुकेशन का नेचर होता है। पहली है एजुकेशन इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस, कि एजुकेशन क्या है, जब तक जिंदगी है तब तक हम सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। तो एजुकेशन इज द continuous and lifelong process. It starts from the womb of the mother and continues till that, कि जो एजुकेशन है वो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होती है माता के गर्भ से लेकर के, और जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू द मैच्योरिटी। इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग विच इन्फ्लुएंसेस ह्यूमन पर्सनैलिटी, कि ये सारी चीज़ें मतलब एजुकेशन में क्या है, ये वो चीज़ें इंक्लूड करती है जो हमारा क्या करती है, ह्यूमन पर्सनैलिटी को क्या करती है, बूस्ट अप करती है, अच्छा बनाती है। फिर एजुकेशन इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस। इट रिफर्स टू ट्रांजैक्ट इट्स एक्टिविटीज़ थ्रू ए सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशन और रेगुलेशन। जैसे हमारा प्राइमरी हुआ, फिर जो मतलब पहले प्ले स्कूल में जाता है बच्चा, फिर फर्स्ट में, फिर इस तरीके से मतलब एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है एजुकेशन। अब एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। It is called a force of social development which brings improvement in every aspect of society, कि एजुकेशन की वजह से ही हम एक अच्छा इंसान का और एक अच्छी सोसाइटी का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब एजुकेशन जो है वो मॉडिफिकेशन भी है बिहेवियर में। ह्यूमन बिहेवियर इज मॉडिफाइड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू एजुकेशन प्रोसेस, कि इंसान जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकता है एक्सपीरियंस से, किसी भी चीज़ के लिए एक्सपीरियंस करके। अब एजुकेशन जो है वो क्या है हमारा, पर्पोसिव है, कि एवरी इंडिविजुअल हैज सम गोल इन हिज लाइफ। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स इन अटेनमेंट ऑफ दैट गोल। देयर इज डेफिनेट पर्पस अंडरलाइंड ऑल द एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कि जो एजुकेशन है वो पर्पोसिव भी है, मतलब कि किसी हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ना एक गोल होता है, तो एजुकेशन क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है उस गोल को अटेन करने में। एजुकेशन एक ट्रेनिंग भी है, तो ह्यूमन सेंस, माइंड, बिहेवियर, एक्टिविटीज, स्किल आर ट्रेंड इन कंस्ट्रक्टिव एंड सोशली डिजायरेबल वे। तो एजुकेशन जो है हमें ट्रेनिंग भी देती है, किसके लिए, हमारे दिमाग को, बिहेवियर को, एक्टिविटीज़ को और स्किल्स को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद एजुकेशन इज इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन। इट डायरेक्ट्स एंड इंस्ट्रक्ट्स एन इंडिविजुअल टू फुलफिल हिज डिजायर्स एंड नीड्स फॉर द एक्सेलटेशन ऑफ हिज होल पर्सनैलिटी। तो एजुकेशन जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है, डायरेक्ट करती है, मतलब कि हमें दिशा निर्देश देती है किसी भी इंडिविजुअल को अपनी डिज़ायर मतलब अपनी इच्छाओं को और अपनी ज़रूरतों को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन इज लाइफ। लाइफ विदाउट एजुकेशन इज मीनिंगलेस एंड लाइक द लाइफ ऑफ ए बीस्ट। एवरी एस्पेक्ट एंड इंसिडेंट नीड्स एजुकेशन फॉर इट्स साउंड डेवलपमेंट। तो जो दोस्तों बिना एजुकेशन के जो है एक इंसान या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी जीव कैसा है, लाइक अ जंगली जानवर, बीस्ट मतलब खूंखार जो जानवर होते हैं, ऐसा होता है अगर हम एजुकेशन अटेन ना कर पाएँ। अब एजुकेशन इज कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आवर एक्सपीरियंस। As per the definition of John Dewey, education reconstructs and remodels our experience towards social desirable ways। कि जो एजुकेशन है वो क्या करती है, हमें कंटिन्यूसली रिकंस्ट्रक्ट करती है हमारे एक्सपीरियंसेस को। दोस्तों अगला पॉइंट है एजुकेशन हेल्प्स इन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट। कि ए मैन इज अ सोशल बीइंग इफ ही इज नॉट एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन डिफरेंट एस्पेक्ट of life, his personality cannot remain balanced. Through the medium of education, he learns to adjust himself with the friends, class fellows, parent, relationship, neighbors and teachers। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई इंसान सपोज दैट कि वो अकेला रहता है
उसको बाहर का ज्ञान नहीं है, मतलब कि वो सोशली किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो उसको एक ग्रुप में या एक सोसाइटी में अपने आप को बैलेंस करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। लेकिन अगर वो एजुकेटेड हो, मतलब कि उसे पता हो, सामाजिक ज्ञान हो कि भाई सोसाइटी होती क्या है, तो वो इजीली क्या कर सकता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने नेबरहुड्स के साथ या टीचर्स के साथ क्या कर सकता है, एक तरीके से एडजस्ट कर सकता है। फिर एजुकेशन जो है वो बैलेंस डेवलपमेंट होता है कि एजुकेशन इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैसिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द फिजिकल, मेंटल, एस्थेटिक, मोरल, इकोनॉमिक, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सो दैट द इंडिविजुअल may get rid of his animal instincts, sublimation the same so that becomes a civilized person। कि एजुकेशन जो है वो बैलेंस डेवलपमेंट करती है, किस तरीके से कि वो जो है हमारी डेवलपमेंट कर सकती है फिजिकली, मेंटली, एस्थेटिकली, मोरली, इकोनॉमिकली और स्पिरिचुअली, सब तरीके से। मतलब कि हमारा जो बोल सकते हैं हम शारीरिक, मानसिक या फिर धार्मिक तरीके से या फिर हमारा हर तरीके से वो क्या कर सकती है, हमारा डेवलपमेंट कर सकती है। एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस। अब हमें पता है दोस्तों एजुकेशन क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है। एजुकेशन जो है स्टैटिक नहीं है, मतलब कि एजुकेशन एक ही जगह नहीं रुक सकती, वो क्या करती है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे में चौथे, इसी तरीके से वो ट्रांसफर होती रहती है। तो इट इज डायनामिक प्रोसेस विच डेवलप्स द चाइल्ड अकॉर्डिंग बाय चेंजिंग सिचुएशंस एंड टाइम्स। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द इंडिविजुअल टूवर्ड्स प्रोग्रेस। It reconstructs the society according to the changing needs of the time and the place of the society। अब एजुकेशन जो है वो बाइपोलर प्रोसेस है। एडम्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन जो है बाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी को क्या करती है, हेल्प करती है, किसमें, मॉडिफिकेशन करने में। द प्रोसेस इज नॉट ओनली कॉन्शियस बट डेलिब्रेट। अब एजुकेशन जो है 3 डायमेंशनल प्रोसेस है। जॉन डीवी के अनुसार all education proceeds the participation of the individual in social conscience of the race. Thus, it is the society which will determine the aims, contents and methods of teaching. In this way, the process of education consists 3 poles। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई एजुकेशन जो वो 3 डायमेंशनल है। जैसे कि एक हो गया हमारी सोसाइटी, दूसरा हो गया चिल्ड्रन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्या है, हमारे थर्ड टीचर। तो एजुकेशन को हम इस वजह से बोल सकते हैं वो डायमेंशनली कैसी होती है, हमारी 3D। एजुकेशन जो है हमारी ग्रोथ है कि द एंड ऑफ ग्रोथ इज मोर ग्रोथ एंड द एंड ऑफ एजुकेशन इज मोर एजुकेशन। कि जितना आप बढ़ोगे उतना बढ़ते जाओगे, जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखते जाओगे। अब अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, an individual is a changing and growing personality. The purpose of education is to facilitate the process of his her growth। कि जो इंडिविजुअली जो चेंजिंग है या ग्रोइंग पर्सनालिटी है, जो एजुकेशन का पर्पस है वो क्या होता है, उस चीज़ को या उस डेवलपमेंट को क्या करना, हमारा फैसिलिटेट करना प्रोसेस ऑफ ग्रोथ के लिए। अब बात आती है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल फिजियोलॉजी। अब बात आती है दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो हमने अब एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया, साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नथिंग बट वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि साइकोलॉजी 2 तरीके की थी, प्योर साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी। अब अप्लाइड साइकोलॉजी के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें से एक हमारा क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट इज an attempt to apply the knowledge of psychology to the field of education. In other words, educational psychology is the study of experience and behavior of learner in the relation of the educational environment। जैसा हमने पहले बता चुका हूँ दोस्तों कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ नहीं है, मतलब कि जो सीखने वाला है उसका बिहेवियर है और एक्सपीरियंस है हमारा क्या, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्रो एंड क्रो के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू द थ्रू द ओल्ड एज। जबकि पील के अकॉर्डिंग दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो एजुकेशन बाय ऑल मीन्स इज एन अटेम्प्ट टू मोल्ड एंड शेप द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। इट एम्स टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंज इन देम फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज। कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, इसका मतलब यह है कि किसी स्टूडेंट को रीमोल्ड करना, रीशेप करना, उसका बिहेवियर को अच्छे से बूस्ट अप करना, इंक्रीज करना और इम्प्रूव करना।
इट एम्स टू प्रोड्यूस डिजायरेबल चेंज इन देम फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनैलिटीज। तो जो हमारी ईपी है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या एम करती है, वो डिजायरेबल चेंजेस लाती है किसी स्टूडेंट के अंदर, जिसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। द इसेंशियल नॉलेज एंड स्किल टू डू दिस जॉब सेटिस्फैक्ट्री इज सप्लाइड बाय द एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जो इसेंशियल नॉलेज है, स्किल है, वो सब हम किस तरीके से ला सकते हैं किसी स्टूडेंट के अंदर, एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू। अपील के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज पीपल, द रेंज एंड लिमिट ऑफ देयर कैपेसिटीज, द प्रोसेस बाय विच दे लर्न एंड देयर सोशल रिलेशनशिप। कि पील के अकॉर्डिंग क्या है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कुछ नहीं है, मतलब वो क्या है कि वो हेल्प करती है टीचर को ये समझने में कि मतलब कि अपने बच्चे को वो डेवलपमेंट किस तरीके से कर सके, किस तरीके से उनकी कैपेसिटीज़ का या कैपेबिलिटीज़ का पता लग सके। अब बात है दोस्तों नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो इट्स नेचर इज साइंटिफिक सिंस इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड दैट इट इज़ ए साइंस ऑफ एजुकेशन। द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो थ्रोज लाइट ऑन इट्स नेचर। वी कैन समराइज द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन फॉलोइंग वेज। कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक है नेचर में, लेकिन उसका जो रिलेशन है एजुकेशन का और एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो हम समराइज कर सकते हैं इन कुछ पॉइंट्स में। तो चलिए दोस्तों आप पॉइंट्स देखते हैं, वो पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले पॉइंट की बात करें कि बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। जैसा हमने पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है दोस्तों, वो क्या है, हमारा बिहेवियर और एक्सपीरियंस को समझना, कि स्टडी करना है किसी भी स्टूडेंट या पीपल के बिहेवियर को और उसके एक्सपीरियंस को। दूसरा, एजुकेशनल साइकोलॉजी लिमिट्स इट्स स्टडी टू द बिहेवियर ऑफ पीपल। मतलब कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक बिहेवियर में, स्टडी में, जो लर्नर की जो स्टडी है उसका रिलेशन क्रिएट कर देती है किसके साथ, एनवायरमेंटल एजुकेशनल एनवायरमेंट के साथ। इट गिव्स द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल, टेक्निकल गाइडेंस देती है एक तो दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी, दूसरा एजुकेशन लेने के लिए और सेटिस्फैक्ट्री वे में देती है। मतलब कि ये क्या करती है, हमें नेसेसरी नॉलेज तो देती ही देती है और स्किल्स को भी क्या करती है, हमारी इंप्रूवमाइज करती है। तीसरा क्या हो सकता है, ये एक पॉजिटिव साइंस है, अप्लाइड पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस क्यों, क्योंकि ये जो हमारे मतलब कि जो लर्नर होता है उसके बिहेवियर में क्या करता है, इंप्रूवमाइज करता है। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। इसको हम परफेक्ट साइंस नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इट इम्प्लाइज साइंटिफिक मेथड एंड अडॉप्ट साइंटिफिक अप्रोच टू द स्टडी द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इन एजुकेशनल एनवायरनमेंट, देयरफॉर इट इज़ प्रॉपर टू कॉल इट नेचर ऑफ साइंटिफिक। कि ये जो हमारी एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है ये हमारी एम्प्लॉयज़ करती है साइंटिफिक मेथड्स को और अडॉप्ट करती है साइंटिफिक अप्रोच को किसी ह्यूमन बींग्स के या किसी भी जो लर्नर है उसके बिहेवियर को सीखने में। इस वजह से हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रॉपरली हम इसको क्या बोल सकते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी एज द नेचर ऑफ साइंटिफिक। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के जो हमारे स्कोप हैं वो क्या हो सकते हैं, लर्नर और पीपल को क्या करना, उसको बिहेवियर को इम्प्रूव करना, लर्निंग एक्सपीरियंस देना, लर्निंग प्रोसेस को बताना, और क्या टीचर्स को क्या करना, हेल्प करना अंडरस्टैंड करने में किसी लर्नर को हम किस तरीके से ज़्यादा उसके बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और क्या है, लर्निंग सिचुएशन एंड द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट या सिचुएशन को लर्न करना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी कमी दिखी हो तो दोस्तों प्लीज़ 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 मेरे को कमेंट के थ्रू मेरे को बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।